नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आज का अपना जीके वाली सीरीज के अंदर सेट है CHSL 2024 का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो इसको आज अपन डिस्कस करेंगे, इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन करेंगे। एक सेकंड रुकना भैया। और ये होती 1 जुलाई 2024 को। इसमें कितने क्वेश्चन आए, कैसे टॉपिक से, कौन से, क्या, इन सब को डिस्कस करें। कितने तो क्या मतलब 25 ही आते हैं, इनका अपन करेंगे आज सॉल्यूशन। ठीक है, आज का अपना यही रहने वाला है। तो भैया आ जाओ, शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, और वो था आयात और निर्यात के बारे में। संतुलित व्यापार। संतुलित व्यापार किसे कहते हैं किसी भी देश का? तो आयात और निर्यात के बीच के अंतर को कहते हैं संतुलित व्यापार। आयात और निर्यात का अंतर होता है संतुलित व्यापार। ठीक है, इसमें एक खास बात और है, जब आयात अधिक हो जाए, इंपोर्ट ज्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? एक सेकंड रुकना यार। इसे कहते हैं व्यापार घाटा। व्यापार घाटा। देखो यार, जानी सी बात है, अगर कोई भी देश है, भारत का एग्जांपल लेते हैं अपन, सामान ज्यादा मंगवाएगा और भेजेगा कम, तो व्यापार घाटा ही हो रहा है ना इसमें। और यदि इंपोर्ट कम हो जाए, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, तो इसको अपन बोलेंगे अधिशेष, व्यापार अधिशेष। व्यापार अधिशेष कि अपने तो फायदा ही हुआ ना, अपन ने सामान बेचा ज्यादा का, खरीदा कम का, तो अपने तो प्रॉफिट ही हुआ। समझे? एक क्वेश्चन था ये, पहला ही क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टैटिक का, बटियाली। बटियाली लोक संगीत। लोक संगीत, बटियाली लोक संगीत। यह है पश्चिम बंगाल का, मैं डब्ल्यू भी लिख रहा हूँ। ठीक है, पश्चिम बंगाल का, और वहां के ज्यादातर मछुआरों द्वारा किया जाता है। मछुआरे जो समुद्र में मछली पकड़ते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। कौन सा? बटियाली लोक संगीत। ठीक है, और समुद्र में, नदियों में मछली पकड़ते टाइम, ये नदियों में यात्रा करते टाइम गाया जाता है, और वहां के नदियों के किनारे रहने वाले जो कम्युनिटी है, वहां के जो समुदाय है, उनकी संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन था भैया। नेक्स्ट था भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को लेके। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर। देखो, एक टॉपिक तो जनसंख्या वाला
एक 5 ईयर प्लान वाला तो फिक्स ही है। आप मान लो कि उससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और कहीं से आए ना आए, जीके में वहां से तो आना ही आना है। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है ना, वो 1981 से 1981 से निरंतर घट रही है। अब आप बोलोगे कि यार जनसंख्या तो बढ़ रही है, तू बोल रहा है घट रही है। जो वृद्धि की जो रेट है ना वो घट रही है। किसी अब पहले जैसे, मैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, पहले जैसे मान लो 1981 तक 10% वृद्धि दर ही, अभी 1981 से 91 में हो गई, अब 8%, 8% बढ़ी। एक्चुअली में तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग कम बढ़ी है। उस चीज के बारे में ये बताया गया है। तो जनसंख्या का एक क्वेश्चन आप फिक्स ही मान लो। एक क्वेश्चन था, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति। तो यार जाहिर सी बात है, सिटीजनशिप, नागरिकता। पहले बात तो भाग 2 5 से 11 अनुच्छेद में, ठीक है। और इसमें संशोधन फेरबदल करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यही क्वेश्चन था, बस यही पूछा था किसके पास है। ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल से दिए हुए थे, ठीक है। और पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया था। और उसके बाद में इसमें कई बार संशोधन किया गया, 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2019 में, बहुत बार इसमें संशोधन किए गए थे। और नागरिकता विभिन्न प्रकार से भारत की ली जा सकती है, रद्द की जा सकती है। इसके बारे में अपना एक सेपरेट वीडियो है, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देख सकता है भाई। एक क्वेश्चन था बहुत इजी सा, भारत का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं। भारत का जो हिस्सा है ना, गुजरात, इधर ये सतपुड़ा और विंध्याचल के नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो ये हिस्सा पहले ऐसा माना जाता है कि ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग था, अफ्रीका। अब देखो यार, वर्ल्ड मैप पढ़ोगे तो ये तो इंडिया था अपना, और यहाँ से ये ऐसे ऐसे अफ्रीका है, शायद मैं मैप सही से नहीं बना पा रहा हूँ। तो यहाँ से टूटकर भारत इधर चला गया और इधर इस पे जाके चिपक गया, ऐसा माना जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांतों में, है ना। उनके बारे में डिटेल में कभी अपन वो पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना जान ले, इजी सा क्वेश्चन था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, पहले अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। जो पहले कभी गोंडवाना नामक प्रायद्वीप का हिस्सा था, और गोंडवाना प्रायद्वीप में अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से थे। मतलब ये पहले जुड़े हुए थे, बाद में टूटे थे, तब ऐसे ऐसे जाके लग गए थे। लाखों वर्ष पहले ऐसा माना जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि हुई थी, इसके कारण ये भौगोलिक जो स्थिति थी ना, इन सब की टूट के अलग हो गई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था स्टैटिक का ही, साकेव, साकेवा, साकेवा किरातू, किरात, किरातू नहीं किरात, साकेवा किरात खम्बू, ये नाम ही ऐसा है, खम्बू राय। ये यहाँ पे समुदाय है, कम्युनिटी है, और इनके द्वारा बनाया जाता है एक फेस्टिवल, इसी के नाम पर है। और ये कम्युनिटी कहाँ है? तो ये कम्युनिटी सिक्किम में है, ठीक है। इसके द्वारा द्वारा मनाया जाने वाला क्या है? ये धार्मिक त्योहार है, धार्मिक त्योहार है, ठीक है। और ये प्राकृतिक
प्रकृति से अपने पूर्वजों के सम्मान में, प्रार्थना में, अनुष्ठान में मनाया जाता है। देखो ये कोई फसल का त्योहार नहीं है, ये उनके पूर्वज हैं, इस कम्युनिटी के जो मर गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनके सम्मान में, उनकी याद में, उनके अनुष्ठान, उनको याद करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। और यह त्योहार है ना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, स्पिरिचुअलिज्म इम्पोर्टेंस रखता है उनकी कम्युनिटी में। और सिक्किम के बारे में आपको पता है, सिक्किम भारत का एक ऐसा स्टेट है, इधर तो नेपाल से, इधर भूटान से, इधर चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही अलग और विचित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ गया ना 5 ईयर प्लान का एक क्वेश्चन आ गया। 5 ईयर 5 ईयर प्लान को जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ लेना भैया, अच्छे से याद होना चाहिए 5 ईयर प्लान। 3 ऑप्शन दिए गए थे, टाइम दे रखा था कि पहली पंचवर्षीय, दूसरी और तीसरी और चौथी, इनका टाइम दे रखा था कि कौन सा सही है सुमेलित करो, ऐसा कुछ दे रखा था, मुझे ढंग से याद नहीं है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में दे रखा था, तो 56 से 61 तक थी 1900। थर्ड थी 61 से 66 तक। ये दो राइट थे और सी वाला गलत था, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना तो फिर एक वर्षीय पंचवर्षीय योजना आ गई थी, पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश आ गया था। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, वैसे तो 5 ईयर प्लान के बारे में अपन ने अलग से पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो वो थी महालनोबिस मॉडल पर, मतलब इन्होंने इसका मॉडल बनाया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों में कुछ सुधार करना के लिए बनाई गई थी, और थोड़ा फूड में आत्मनिर्भरता के लिए बनाई गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपन ने डिस्कस किया था, वो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के लिए आई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक स्टार्ट हुई थी, जो कृषि पर आधारित थी संपूर्ण, और इसमें स्टील प्लांट के लिए भी अनुमति मिली थी, 5 बनाने के लिए मिली थी, बने थे सेकंड 5 ईयर प्लान में फिर। ठीक है, नेक्स्ट था अपना दिलेर मेहंदी। इजी से सवाल था। दिलेर मेहंदी एक पंजाबी सिंगर है। दलेर मेहंदी ये पंजाबी सिंगर है भैया। ठीक है, और यही पूछा था कौन से सिंगर है, तो पंजाबी है। पॉप गानों के लिए प्रसिद्ध है ये। अरे पॉप गाने क्या होते हैं ये तो मुझे भी ध्यान नहीं है यार। पॉप गानों के लिए प्रसिद्ध है कौन? दिलेर मेहंदी पंजाबी सिंगर है। इनके प्रसिद्ध है बोलो तारा रारा, एक तुनक तुनक तुन, और एक हो जाएगी बल्ले बल्ले। ये ऐसे कुछ शामिल है इनके प्रसिद्ध गानों में से। और इनका जन्म हुआ था भैया बिहार में, ना कि पंजाब में। बिहार के हैं, पटना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना राष्ट्रीय पर्वतारोहण और सांस्कृतिक खेल संस्थान। मैं लिखता हूँ, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और खेल पर्वतारोहण और सांस्कृतिक खेल संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट माउंटेन NIMAS, इंग्लिश में यार मुझे नाम नहीं बन पा रहा इसका, देखो। और ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन था, अरुणाचल प्रदेश में ये
स्थित है। तो आजकल कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है यार। जैसे कल के नहीं, कुछ टाइम पहले शायद एक सेट में आया था, जवाहरलाल नेहरू संगीत, ऐसे कुछ मणिपुर इम्फॉल में थी वो, है ना। ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पर्वतारोहण मतलब माउंटेन पे चढ़ने वाले लोगों को हवाई और जल सांस्कृतिक खेलों में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देता है उनको, है ना। इसकी स्थापना में साहसिक खेलों और पर्वतारोहण को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अरुणाचल प्रदेश की भी अलग ही अपनी भौगोलिक स्थिति है, ऊपर चाइना से बॉर्डर शेयर करता है और पूर्व में ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की। पहली बार तो एशियाई खेल, एशियाई खेल, ठीक है। और 1951 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने मेजबानी की थी, मतलब इंडिया में ये हुए थे। मेजबानी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये गेम आयोजित किए गए थे, ठीक है। और इंडिया में भी कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, ठीक है। एशियाई खेलों को एशियाड भी बोला जाता है, एशियाड ये भी बोला जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना स्टैटिक से, लंगवीर, तीसरा क्वेश्चन है सेट का, है स्टैटिक का। लंगवीर नृत्य, तो लंगवीर नृत्य सबसे पहली बात तो ये उत्तराखंड का है, ये बात ध्यान में रखेंगे। और वहां का ये पारंपरिक लोक नृत्य है, पारंपरिक फोल्क डांस है, ठीक है। पुरुषों द्वारा किया जाता है, मेल इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अलग ही अपनी कलाबाजी दिखाते हैं इस डांस को करते हुए। और इस डांस को करते हुए ढोल दमाऊ जैसे वाद्य यंत्र यूज में लेते हैं, ढोल दमाऊ ऐसे वाद्य यंत्र यूज में लेते हैं। और ये कोई किसी फेस्टिवल पर या सांस्कृतिक त्योहारों पर किया जाने वाला नृत्य है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये वाला जो डांस है कल्चरल, वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, आप ऐसे समझ लो। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था। और उत्तराखंड में बहुत सारे हिंदू धर्म के तीर्थ स्थान भी हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे पवित्र धाम शामिल है उत्तराखंड में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था, करंट अफेयर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत, 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत, और वो कहाँ पे थी, केरल में थी। करंट अफेयर का है।
करंट अफेयर क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ भाई, और भी क्वेश्चन है वो मैं नहीं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकांश लोग डैश से भारत के अन्य राज्यों में पलायन करके आए। 2011 की जनगणना ऐसे कहती है। फिर से जनगणना का एक क्वेश्चन और आ गया ना, अभी एक आया था, अभी एक और आ गया। वो कहती है कि यूपी और बिहार, यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करके, एमिग्रांट इंग्लिश में वो कैब का वर्ड होता है ना, पलायन करके दूसरे स्टेटों में गए हैं, राजस्थान में, गुजरात में, ऐसे है ना। तो सबसे ज्यादा इन दो स्टेटों के लोग निकले हैं अपने स्टेट से। ये 2011 की जनगणना की रिपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कल परसों तो नहीं, कुछ समय पहले अपन ने पढ़ा था आर्य समाज। आर्य समाज, देखो और ब्रह्म समाज और एक कौन सा था वो, प्रार्थना समाज, हाँ ये सब अपन पढ़ चुके हैं पहले। आज इनका नंबर आ गया आर्य समाज। तो इसका स्थापना होती है 1875 में, और कौन करता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, ये इसकी स्थापना करते हैं। तो पहली बात तो समाज क्या है, तो मैंने देखो उस दिन भी बताया था कि भी एक इस प्रकार का एनजीओ है जो ह्यूमन वेलफेयर के काम करता है, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाता है और गलत कुप्रथाएं चल रही है उनको समाप्त करने का काम करता है। ये है समाज। तो 1875 में इसकी स्थापना होती है। हिंदुओं हिंदुओं के वरना आंदोलनों उनमें हिंदुओं की कुप्रथाओं में सुधार करने के लिए। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ना, इन्होंने एक वो लाइन बोली थी, इनका कोट है, वेदों की ओर लौटो। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो। ये पूछा गया एग्जाम में, इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। और इन ये जो समाज था ना, ये समाज, इनका भी एक मेन कोट था, एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर है। ठीक है, मूर्ति पूजा को ये मानते नहीं थे, मूर्ति पूजा नहीं करनी है ऐसा बोलते थे। ठीक है, इन्होंने शिक्षा को इम्पोर्टेंस दिया और सामाजिक असमानता को खत्म करने पर जोर दिया कि भी यार भेदभाव मत करो, है ना। और महिलाओं के उन्मूलन उन्मूलन के लिए काम किया। जातिगत जो द्वेष चल रहा था, भेदभाव चल रहा था समाज में, उनको समाप्त करने की कोशिश की इन्होंने। स्वामी जो दयानंद सरस्वती है ना, इनका जन्म गुजरात में होता है 1824 में। और इनका नारा था, आदर्श वाक्य था, वेदों की ओर लौटो। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इस बार ये पूछा गया है, अब की बार ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आर्य समाज आपने आज पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे कर करके अपन सारी चीजें पढ़ लेंगे भाई। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आया था संविधान से, मौलिक अधिकार। पहली बात तो ये कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। दूसरी बात, भाग कितने में है, अब ये क्वेश्चन था कौन से भाग में, तो भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में है। भाग 3 में ये बात पूछी गई थी एग्जाम में, अब की बार ये पूछ लेगा, क्या पता ये पूछ लेगा ना, तो ध्यान में रखेंगे भैया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, उसके बाद में ये घटा दिया गया था, अब 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था, बहुत ही सिंपल सा था। भारत में जो वित्तीय वर्ष है ना, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, वो पता है अपन को 31 मार्च, सॉरी
1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो ये पूछा गया था कि 1 अप्रैल से शुरू होता है तो खत्म कब होता है, तो 31 मार्च को खत्म होता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, यही पूछा गया था बस। और इसके सॉल्यूशन में दिया गया था कि यूएसए में ना 1 अक्टूबर से शुरू होता है और 30 सितंबर तक वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर होता है। क्या पता कभी पूछ ले, वैसे मुझे तो नहीं लगता है पूछा जाएगा। यूएसए का ये चीज अपने यहाँ पे क्यों पूछे जाएंगे। आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सब इसी साल के एंड में पूरे करने होते हैं। यहाँ पे जनवरी दिसंबर नहीं चलता है। अभी जैसे जैसे मार्च चलेगा, मार्च आएगा ना, अभी फरवरी चल रहा है, मार्च आएगा तो मार्च के एंड में फिर बैंकों का काम भी बढ़ जाएगा। जो टैक्स ये सब भरते हैं, रिटर्न भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, इन सब का काम बढ़ जाएगा। ये पूरे खाते और पूरे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे मार्च के एंड में, ताकि अगले साल से वापस से नए अकाउंट शुरू हो जाए। एक क्वेश्चन था भू अभाव, ये मैंने लिखा है देखो, भू अभाव पृथ्वी पृथ्वी का डैश है, ये क्वेश्चन था। और मैंने इसमें भरा था आकार, सेफ। अब मैंने इंग्लिश में इसको किया तो इस इंग्लिश में ये दिखाया था मुझे शायद, जियोइड। जियोइड इज द डैश ऑफ अर्थ, तो सेफ है। अब इसको शायद उस जो क्या बोलते हैं, ग्लोब नहीं बोलते क्या अपन, गोला सा होता है ना, मार्केट में मिलता है, जो पृथ्वी के आकार को दर्शाता है ना, महाद्वीप और महासागरों को दर्शाता है, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, पृथ्वी के आकार को रिप्रेजेंट करता है वो। ठीक है, कहाँ पर महासागर है, कहाँ पर महाद्वीप है, और गुरुत्वाकर्षण और उसके पृथ्वी की घूर्णन गति, ज्वार कैसे आते हैं ना, ये सब चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक मतलब पृथ्वी के बारे में पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार है, उसको सरलीकृत मॉडल में बनाया गया है, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में बना के दिखाया गया है कि हाँ ये बड़ी सी चीज ऐसे काम करती है, छोटे रूप में बताया गया है। एक क्वेश्चन था स्टैटिक का शतरंज के बारे में, शतरंज के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ऐसा माना जाता है कि 6ठी शताब्दी में, 6th शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में शतरंज का उत्पन्न हुआ था। शतरंज का खेल भारत में, इंडिया में, तो किसी और देश का गेम नहीं है। पहली बात तो इंडिया गेम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं चेस। ठीक है, बहुत से लोगों को पसंद भी हुआ। तो उसमें यही पूछा गया था इसमें कितने वर्ग वो बने होते हैं ना स्क्वायर में, वो तो इसमें ऐसे 8 बने होते हैं। देखो एक बार देख लेना यार, मैं बना रहा हूँ, ज्यादा स्पेस तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे 8 बने होते हैं इसमें। तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ऐसे 8 बने होते हैं। एक व्हाइट होता है, एक ब्लैक होता है शतरंज में। ठीक है, तो 8 × 8, तो इसमें डब्बे कितने होते हैं, वो 64 होते हैं। पहली बात तो ये है। 8 इस साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 इस साइड में, एक तो ये है, 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इस साइड में। ठीक है, और एक राजा होता है, किंग एक होता है, एक क्वीन होती है, एक रानी होती है। पर प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 वो होते हैं, मोहरें होती हैं। 16 एक के पास, दूसरे के पास भी 16। ठीक है, और उस 16 में क्या क्या होता है देखो। अब मान लो एक खिलाड़ी है, इसके पास 16 मोहरे हैं,
एक तो किंग है, एक क्वीन है, तो दो तो ये हो गए। ठीक है, और दो किश्ती होते हैं, दो घोड़े होते हैं। दो किश्ती होती है यार, खेलना मुझे भी नहीं आता देखो ये गेम। दो मोहरे होती हैं, घोड़े, सॉरी मोहरे नहीं घोड़े। दो घोड़े होते हैं और दो विशप होते हैं, विशप होते हैं और 8 मोहरे होती हैं। तो कितने हो गए, एक दो और चार, ये 6 और दो 8 और 8 16। तो एक के पास 16 हो गए, वैसे सेम टू सेम दूसरे के पास भी होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो इसके बारे में और कुछ भी पूछ सकता है अगले सेट में, पता नहीं, ध्यान में रखना भैया। और शतरंज के लिए अपना बोला वो है ना, क्या नाम है उसका, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद भारत में शतरंज के जादूगर बोला जाता है उनको। ठीक है, और इसका संचालन कौन करता है, वो करता है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, FIDE। ये इसका दुनिया भर में संचालन करता है। ठीक है, तो शतरंज के बारे में इतना अपन ने जाना। क्वेश्चन था अपना, और नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ यही था भैया आज का। तो अभी अपन को और क्या करना है, अपना वही रूटीन है, 4 सेट लगा लो मैथ के दिन भर में, और इसके अलावा वो कैलकुलेशन करनी है, ये करनी है 20 मिनट। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ट्रिपलेट, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और टेबल है ना, ये सब इसमें करने हैं, टेक्स्ट बुक से लगाने हैं। CGL और CHSL के लगाने हैं। 2020 से लेके 2024 तक मैं भी लगा रहा हूँ साथ साथ में, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आके बोल ही रहा हूँ तुमको, मैं भी लगा रहा हूँ साथ साथ में। दिन का, आज के दिन का यही है प्लान। और उसके बाद में अपन को इंग्लिश में करना है। इंग्लिश में इंग्लिश माध्यम, EM4 इंग्लिश माध्यम है। इंग्लिश माध्यम का है एडिटोरियल, प्लस करना है इसकी वोकैब, उसी PDF में मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, प्लस इसकी समरी, और प्लस इसके साथ 25 क्वेश्चन इसी एडिटोरियल से रिलेटेड SSC प्रीलिम्स के बेस पे बनाए गए हैं, उसी के फॉर्मेट में। उन क्वेश्चन को भी सोल्व करना है, और जिस जिसमें डाउट हो उसका सॉल्यूशन वही नीचे दिया गया है लास्ट में PDF के, वो देख लेना भैया। ठीक है, इसके अलावा अपन को 30 पढ़ने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 30 पढ़नी है EDM। देखो यार, 30-30 करते करते अपन लगभग महीने भर में, जो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपन को शायद 7-8 दिन तो हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे ना। महीने भर में अपन लगभग ऐसे मान लो आप 20 से 1 मार्च तक EDM और वो ये पूरी कंप्लीट कर लेंगे। रूट वर्ड अपन ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो उसके बाद अपने एंटोनिम सिनोनिम बचेंगे, तो बाकी जो टाइम बचेगा ना उसमें एंटोनिम सिनोनिम करेंगे, और इनका रिवीजन करते रहेंगे अपन अपने सेक्शनल मौकों में, या फिर अपने फुल लेंथ मौकों में, जहाँ जहाँ ये आती रहेंगी इनका वहीं पे रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैं 2-3 दिन बाद में एक सीरीज और स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसी के अंदर, की इसमें और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी है इंग्लिश में, वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अभी पूरा सा मैंने डिसाइड भी नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको 10 वॉइस करनी है, वॉइस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से जो आपके पास अवेलेबल है, 10 पैराज अमल करने हैं, और 10 लगाने हैं नरेशन के क्वेश्चन। ये वॉइस तो आप जब लगा लो तब चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप प्रीवियस ईयर से लगा लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से वापस, एक और सेट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, और हर सेट से जो जो सीखते चीजें सीखते जा रहे हो सीखते रहो, है ना, और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे।
और एग्जाम तक अपन बहुत सारी चीजों को डिटेल में सोल्व कर लेंगे। एक कई की बार तो ऐसी चीज आएंगे जैसे संविधान की बात को पता नहीं अपन कितनी बार पढ़ लिया, अभी आगे आने वाले और सेटों में भी ये आता रहेगा। तो अपन बार बार इस चीज का रिवीजन करते रहेंगे और अपन को ये पता रहेगा कि यार ऐसे क्या पूछता है। तो कोई इस बार क्वेश्चन बना है तो नेक्स्ट क्या पता उसके ऑप्शन में जो चीज दी है वो पूछ ले, या फिर उसके सॉल्यूशन में जो दे रखा है मटेरियल उससे उससे कुछ पूछ ले। तो अपन एक क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन प्लस उसका सॉल्यूशन, पूरा पूरा पोस्टमार्टम करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, और सीखते हुए चलेंगे। और मैं तो ये बोलूंगा आप इस चीज को नोट करते हुए चलो, खुद से सेट लगाओ उस चीज को, उसके सॉल्यूशन को डिटेल से पूरा लिखो। आपका दिन का 2 घंटा जाएगा, लेकिन आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि 1 महीने बाद, 2 महीने नहीं, एक ही महीने बाद आप ऑब्जर्व करना कि आपके इंग्लिश जीके में जहां पर 10 नंबर आ रहे थे ना, आपके स्कोर 22, 23, 25 तक पहुंच जाएंगे। और आप एग्जाम तक ऐसे ही करते चलेंगे। और क्या नाम है, जो मतलब पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, जैसे खेल का कोई आ गया, 5 ईयर प्लान का मैंने बता रखे हैं बहुत सारे, तो और बाकी मैं और भी शेयर करता रहूंगा, उनको आप अलग से देख लोगे ना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप आराम से 30 प्लस 35 प्लस स्कोर कर जाओगे प्रीलिम्स में। मेरा भी यही है, इसी प्रयास के साथ चलो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।